ये कोविड का जो हो रहा था उस समय शुरुआत से 9 महीने से मैंने मोहित जी को देखा, इन्होंने सिर्फ फोन पर ही, टेलीफोन पर ही अपने बातचीत से ही उसके ऊपर देखी थी, जो इनके चेहरे पर इनका एंथुसियाज्म, इनका यस माइंड। जब तक ये ओटी में होते हैं तभी फोन नहीं ले पाते, अदरवाइज ही हैज ऑलवेज रिप्लाइड इवन अ सिंगल नॉर्मल पर्सन आल्सो विदाउट लुकिंग टू द डेजिग्नेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज पर्सनालिटी। सो उन्होंने ग्रेजुएशन किया MBBS SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से इन 2003, एंड देन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सुपर स्पेशलिटी इनकी है कार्डियक सर्जरी इन द ईयर 2015 फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज। ही इज अ कार्डियक सर्जन। और इन्होंने ऐसी ब्लेसिंग है, ऐसी कृपा है कि इनके हाथ से सबको जीवन ही मिले हैं अब तक, जितनी सर्जरी इन्होंने की है। वी शुड क्लैप फॉर हिम। ये कृपा है। ही हैज सच अ फेथ इन हिमसेल्फ एंड इन द मास्टर। इतना फेथ है कि वो यस माइंड से ही इनका ये होता है। इतना कम एज में इतना डायनेमिज्म आई हैव नेवर सीन इन एनी अदर डॉक्टर। एंड द सेम थिंग, इन्होंने अपने करिकुलम में पूरे इन्होंने करियर में ऐसे 40+ आउटस्टैंडिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया है, नेशनली और इंटरनेशनली, है ना। तो ये चीज हितेश जी ने कुछ लिखा है। हितेश जी ने क्या लिखा, डॉक्टर साहब ने SMS में पहला, हाँ यस, देखो, और इनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं कि इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया है SMS में। मतलब अमेजिंग है इनका। और इसके अलावा क्या क्या चीज है वो तो सब हम आपको बताएंगे। इन्होंने सेशंस भी बहुत सारे लिए हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, एम्स में, SMS IIT चेन्नई, फोर्टिस में, बहुत सारी जगह लिए हैं। तो आई थिंक हम इतनी बातचीत करें और इंट्रोडक्शन से ज्यादा आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो और अच्छा रहेगा। व्हाट यू से? Yes, yes, Yes. yes, So can yes, we start? So yes. this program will be, पहले हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर, एक जनरल क्वेश्चंस डॉक्टर साहब को पूछेंगे। फिर आपके कोई क्वेरीज होंगे तो हमारे यहाँ पर शिवांगी जी एंड मुदित जी, दे आर द टेक्निकल होस्ट, एंड दे विल जस्ट टेक योर क्वेश्चन एंड देन दे विल आस्क टू मोहित जी। ये सही रहेगा? तो आप Yes. बीच में मतलब उसमें बीच में आपको शायद म्यूट ही रखा जाए तो परेशान नहीं होना। लेट फर्स्ट लिसन। ठीक है, करें शुरू। Yes, yes. ओके, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू डॉक्टर मोहित जी। हम दोनों सेम मैचिंग वाले में भी आ चुके हैं, है ना, अपने आप ही मैचिंग हो गया हमारा। सो आई एम सो फॉर्चुनेट। मैं इनको कम से कितने सालों से जान रहा हूँ। द वे ही हैज प्रोग्रेस इज अमेजिंग। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये एक क्वेरी है कि जैसे जिस तरह के ये सेकंड वापस लहर आ रही है, थर्ड लहर आ रही है, कई लोग बोलते हैं, इसमें एक व्यक्ति को कितना इसके लिए केयरफुल रहना है और कितना हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, या परेशान से ज्यादा बोलूंगा कि कितना हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कृपया उसके बारे में आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश, हिंदी या हिंग्लिश, देखो तीन अपने पास लैंग्वेजेस है। आइदर हिंदी पहले पे एकदम हिंदी में, फिर इंग्लिश, और तीसरी लैंग्वेज है हिंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश कॉम्बो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इंग्लिश ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स ना। यस। अब यस। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, देखो डिजीज हाईली इन्फेक्शियस है, नंबर वन। नंबर टू, प्रिकॉशन इज बेटर देन ऑलवेज क्योर, ये सबको पता है, एवरीबडी नोज। प्रिकॉशन जितना रखेंगे वो सबसे बेस्ट है। और तीसरा, जब हम सावधानी रखते हैं तो हमें ना तो डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज है ही। अब लोग कहते हैं कि इलाज नहीं है जी, इलाज नहीं है, अभी तक कोई एंटीवायरल नहीं मिला। बट स्टिल, मेरे को जितना कॉन्फिडेंस है, जितना मैं अपने हिसाब से जानता हूँ, इस बीमारी का इलाज एक ही है, खुद में विश्वास। योर कॉन्शियसनेस हैज पावर टू हील योरसेल्फ। तो इसलिए ऐसा इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मन में कॉन्फिडेंस है कि यू विल बी फाइन, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घबरा गए तो उस नेगेटिव थॉट से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी जहाँ डाउन होती है वहाँ केवल ये वायरस नहीं, दूसरे वायरसेस भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। वो एक फैक्ट शीट में दिखाऊंगा। उस फैक्ट शीट में यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मतलब अदर वायरसेस की केस फैटिलिटी रेट और इस वाले वायरस की केस फैटिलिटी रेट में डिफरेंस।
देखिए मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, बहुत बड़ा आसान है, एवरीबॉडी कैन नो इजीली कि कितना डिफरेंस और कितनी मतलब लोगों में जो भय व्याप्त है उस भय को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे है फैक्ट शीट, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आई थिंक, है ना सबके पास में? वो स्क्रीन जब ओपन होगा तो आई थिंक यस। इसमें मैं कुछ फैक्ट्स लेके आया था मॉर्टेलिटी का, ये सब आई विल एक्सप्लेन, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं हिंदी में, लेमन टर्म्स में, बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि हमको ये पता लगे कि हम हमारे को तो नहीं हो जाएगा, हम घबराएं तो उससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस यही जानना है। सबसे पहले एक चीज जो जानने वाली है वो ये है कि इसके 7 स्ट्रेन्स हैं, 7 स्ट्रेन्स हैं, और सातों स्ट्रेन्स में से जो मर्स और सार्स, सार्स में भी सार्स कोव 2 है ये बेसिकली, इससे पहले 2003-2006 में सार्स नाम से जो वायरस आया था वो था। इसमें ये है साहब, देखो इस फैक्ट शीट को आप सबसे पहले ढंग से देख लो। ये सारे वायरल डिजीजेज है, रेबीज, जापानीज एंसेफ्लाइटिस, H1N1, एक्यूट एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, टेटनस, डिप्थीरिया, वायरल मेनिंजाइटिस, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ पैरासाइट है, और ये है कोविड-19 लास्ट में। तो ये केस फैटिलिटी रेट क्या होती है? केस फैटिलिटी रेट होती है जितने लोग इन्फेक्ट हो गए उनमें से कितने लोग मरते हैं, दैट इज नोन एज केस फैटिलिटी। रेबीज की 100% है, और कोविड-19 की इसमें लिखा है 3% वर्ल्ड वाइड, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में, यानी जहां हम अभी विराजमान हैं, इसके साथ में अन्य देशों के साथ अगर आप मिलाएंगे तो इसकी केस फैटिलिटी रेट है 0.4 से 0.6%। इसका क्या मतलब हुआ? 0.4% से 0.6% तक लोग केवल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 0.4 कितना होता है? 1000 में से कितने होंगे 0.4? मतलब जस्ट ऐसे ही एक अगर जनरल नॉलेज अपन कहें कि भाई अगर 4% होता तो 100 में से 4, 0.4% का मतलब हुआ 1000 में से 4, तो 1000 में से 4, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताऊं कि कितने आप में से लोग हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में जानते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ऐसी बीमारियां जिनमें इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है, जिनसे लोग है ना आम दिनों में मर ही रहे हैं। 40 मिलियन पीपल आर डाइंग वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ डायबिटीज। उस पे ध्यान नहीं है, ध्यान किस पे है? खाली कोविड 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 कोविड। वी ऑल आर ऑब्सेस्ड विद कोविड, दैट्स व्हाई हम सब घबरा रहे हैं। अदरवाइज घबराने जैसा या डरने जैसा नहीं है। इससे लड़ने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ अभी हो गया, अभी कुछ नहीं, अब तो ठीक होना ही है। तो इसका क्या डिजीज का कोर्स है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको हो गया है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और घबरा के इधर उधर भाग करके मेरे को कौन से हॉस्पिटल में बेड मिलेगा, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखो ये पड़ोसी तो मर गया, ये मर गया, रोज अखबारों में आ रहा है, इतने डॉक्टर्स भी मर गए। ये नेगेटिविटी फैलने से हमारा, अच्छा आप सब लोगों ने अगर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है तो एक चित्त की प्रकृति होती है, बहुत छोटी सी लाइन है। चित्त क्या पकड़ता है? नेगेटिविटी। चित्त की एक प्रकृति होती है तुरंत नेगेटिव को पकड़ना, है ना। ऑनलाइन हैप्पीनेस में हम बताते हैं ना कि अगर आपकी कोई 10 तारीफ करे और अचानक से बोले कि देखो आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, तो आपको 10 तारीफ याद रहेगी या टेढ़ी नाक? टेढ़ी नाक। टेढ़ी नाक। ऐसे ही एग्जैक्टली जो है ना अखबारों में नेगेटिविटी छपती है या न्यूज चैनल्स में जो नेगेटिविटी आती है उसके कारण हम ऑब्सेस्ड हैं कहीं ना कहीं कोविड को लेके। अदरवाइज घबराए बिना, मतलब आप ये मानिए 90% का तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। 90% इन्वॉल्व लंग पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन राइट नाउ एट होम विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट। और क्या चाहिए? 90% किसी के लंग अगर इन्वॉल्व हो गए और वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के आज घर पे सही सलामत हैं, तो इससे बड़े तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ जिस इस ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं उनमें से ऐसा तो कोई भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। और बताएं आप, यू कैन आस्क और मोर हाँ क्वेश्चंस। डॉक्टर साहब, इसमें एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने बहुत सुंदर ये बताया कि नॉर्मली सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सोच होता है, हमारे कितनी पॉजिटिविटी है उसके ऊपर सब कुछ खेल चल रहा है ना। सो एक और चीज होता है, एक जैसे किसी को कोविड हो गया और वो ठीक भी हो गया तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी रहता है क्या?
कईयों को हाँ, लगता है 2-3 महीने बाद फिर हो सकता है उसका हार्ट पर इफेक्ट आएगा, उसका आगे जाके बहुत नुकसान, ऐसे जितने हमने सुने हैं कि आगे जाके उसकी समस्याएं और बढ़ेगी, इसके लिए क्या आपकी राय है? देखो कोई भी बीमारी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, खाली कोविड नहीं। कोविड इज ए वायरल डिजीज, तो अगर कोई भी वायरल डिजीज अगर आपको हुई है, सपोज एक सामान्य सर्दी जुकाम बुखार अगर आपको हुआ है, तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार ठीक होने के बाद में आपको वीकनेस दे सकता है फॉर फ्यू वीक्स। कुछ सप्ताह तक आप उसमें कमजोरी फील कर सकते हैं, शारीरिक रूप से थोड़ा सा डल फील कर सकते हैं, आपको लगता है कि रिकवरी मुझे टाइम लगेगा, तो ये भी एक वायरल डिजीज है। इसलिए इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो सबसे मुख्य अभी बताए गए, मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड जिसमें है, उसमें है लंग फाइब्रोसिस। बट स्टिल लंग फाइब्रोसिस के केसेस में भी पूरे फेफड़े खराब नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली एक केस निकल के आया, वन एनेस्थेटिस्ट वाज वेटिंग फॉर लंग ट्रांसप्लांट। एक एनेस्थेटिस्ट थे जो लंग ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उनका लंग ऑलमोस्ट 100% इन्वॉल्व था एंड ही वाज ऑन इक्मो एंड वाज वेटिंग फॉर लंग ट्रांसप्लांट। आप में से कुछ टेक्निकल लोग होंगे तो शायद जानते होंगे कि फेफड़ा, भाई इस कोविड में एक ही अंग सबसे ज्यादा खराब होता है, वो है फेफड़ा। बाकी सारे जो हैं वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हैं, बट उनसे इतने सिग्निफिकेंट नहीं है जो आपकी मोर्टेलिटी को या आपके शरीर को प्रभावित करें। अब ये 2 सिलेंडर भगवान ने जो दिए हैं ऑक्सीजन के, सबसे मेन अपने पास में है, जिसके कारण अपन सांस लेते हैं और प्राणों को अंदर लेते हैं, वही अफेक्ट हो जाते हैं। तो कोविड में सबसे मेन चीज है ये। तो ही वॉज वेटिंग फॉर लंग ट्रांसप्लांट एंड फॉर्चुनेटली ही रिकवर्ड वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट। धीरे धीरे वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से रिकवर हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें सेल्फ रिकवरी मोड में रिकवर होते हैं। बट लंग फाइब्रोसिस नहीं हो, इसके लिए फिजिशियंस जिनके अंडर आप ट्रीट हो रहे हैं वो आपको एक गाइड करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आप में से कितने ऐसे हैं जो अभी डॉक्टर के पास जा चुके हैं, ट्रीटमेंट ले चुके हैं और सबको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस किया गया होगा? देख लो भले आप, यू जस्ट है ना, यू कैन हैव कंसेंसस कि जिनको कोविड हुआ वो ठीक हुए, ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, ट्रीटमेंट के बाद उनको सजेशन दिया गया कि अब आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हो, उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। उसमें एक स्पायरोमीटर या मेडिसाइजर नाम की मशीन भी देते हैं कि उसमें 3 बॉल्स होती हैं, आप उनको उछालते रहो तो आपके फेफड़ों से मतलब लंग कैपेसिटीज बढ़ती। तो भाई आर्ट ऑफ लिविंग में भस्त्रिका प्राणायाम है ना इसके लिए। अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार करोगे तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई ना, आपके लंग इन्वॉल्व होंगे नहीं। इसके अलावा और एज सच कोई अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लोगों ने अभी किया है इसमें रिसर्च जिसमें कहा है कि भाई उनको मेंटली परेशानी है, थोड़े एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्लीपलेसनेस है, नींद की परेशानी है, भूख की परेशानी है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी डॉक्यूमेंटेशन में है और अंडर ट्रायल हैं। बट स्टिल मैं ये मानता हूं कि ये कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जो बिना दवा के भी आपको ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। नॉर्मल फिजिकल लेवल पे आप अपनी साधारण जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है इस पूरे सवाल में, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई इस लॉन्ग टर्म इफेक्ट से कैसे बचा जाए। तो ऐसे बचा जाए कि जिन्होंने ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो भस्त्रिका प्राणायाम नियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर से इमीडिएट जाकर के सीखो जब भी अगला कोर्स हो। हाँ भाई जी पूछो। नहीं, इसमें मैं अभी ऐसे एक बहुत अच्छा मुझे बात याद आ रही थी आपसे जब बात हुआ था कि हाँ आपने कहा था कि आपको 14 दिन के क्वारंटाइन में थे। एक बार 14 डेज खुद क्वारंटाइन हो गए थे क्यों, बिकॉज आपका जॉब ही पेशेंट्स के साथ काफी रहना था। तो उस दौरान आपने अपने आप को, आपने ये भी कहा था, मैंने, आपने शायद ही कोई हार्डली मेडिसिन ली होगी और आपने कुछ आसन स्ट्रेचेस करके, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक करके अपने आप को एकदम ठीक किया। आप अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को भी, जिनको ऐसी इस फेज से गुजरना पड़ा, उन सबको भी आपने कहीं जाने नहीं दिया, बोले घर पर ही करेंगे हम सबको ठीक। एंड वो जो मैंने आपकी बात सुनी थी, मुझे लगा वो सबको जानना चाहिए कि एक पॉजिटिव माइंड से छोटा सा हम प्रैक्टिकल चीज करने से कितना हमें इफेक्टिव। एंड एक एक चीज आपने जो बताई थी ना, मुझे लग रहा है वो शेयर करें आप, है ना, सबके साथ। हाँ 30 अगस्त 31 अगस्त की बात है जब ये कोविड स्टार्ट हो चुका था। आई वॉज रेगुलरली गोइंग टू हॉस्पिटल। आप में से अगर टेक्निकल लोग होंगे तो उनको पता है वैक्सीन एग्जैक्टली लाइव एटीन्यूएटेड वायरस जो आपकी बॉडी में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स कर सके। तो मेरा हॉस्पिटल जाने का कॉन्सेप्ट ये रहता था, थोड़े थोड़े वायरस शरीर में जाते रहेंगे तो अपन इम्यून हो जाएंगे।
इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड आई वाज रेगुलरली गोइंग टू हॉस्पिटल एंड चेकिंग माय पेशेंट्स, मैं अपने मरीजों को देखता था जितना मैं, अब चूंकि हॉस्पिटल से सारे पेशेंट शिफ्ट हो गए थे और एसएमएस को इनिशियली कोविड हॉस्पिटल बना दिया था, तो उस वक्त भी रेगुलर हॉस्पिटल में जाने का पर्पस ये होता था वैक्सीनेशन। यही इसका रियल वैक्सीनेशन है कि अगर आप एक बार इन्फेक्ट हो गए, नाउ यू कैन कंसीडर योरसेल्फ एज ए वैक्सीनेटेड पर्सन। आपको कोई अलग से वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है फ्यूचर में, इसको अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो फ्राइडे, थर्सडे की बात है, हमारा ओटी होता है फ्राइडे को। तो ऑपरेट करने के बाद थोड़ा लगा कि है ना, अभी खाना खा रहा हूँ और मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है ना। मैं फ्रूट्स लेके जाता हूँ तो मुंह से मीठा गायब है तो लग गया। अब चूंकि किसी ने कठोपनिषद अगर पढ़ा है तो उसके अंदर होता है कि इंद्रियां सबसे पहले जाती है जब मृत्यु नजदीक आती है तो मुझे Yes. लगा अभी तो अपनी देह का पर्पस खत्म हुआ नहीं, इसलिए मरने तो वाले हैं नहीं, बुखार अभी आ नहीं रहा, खाली जीभ का स्वाद गया है, तो अभी सबसे पहला स्ट्राइक किया कोविड हो सकता है। तो फिर ये हुआ कि भाई चलो टेस्ट कराते हैं। तो हमारे एक सर्कुलर भी निकला था कि सारे डिपार्टमेंट के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं दे शुड गो फॉर देयर टेस्ट। गए, टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट अगले दिन आई और वो आई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आई तो अब चूंकि भाई मेरे को कोई सिम्टम नहीं था एक्सेप्ट लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, मुझे लगा कि अब काम तो करना है। अब हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई मरीज ही कह देगा कि आपके कारण हमको कोविड हुआ, इसलिए हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो घर पे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स लिया, सबसे पहले तो एक कोर्स लिया, ठीक है। दूसरा, मेरे साथ जो लोग बैठे थे, अभी इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो अप पे आते थे। तो 3 वीक्स के बाद मैंने ऐसे ही पूछा था कि आप में से किसी को महसूस हुआ क्या कि मैंने 3 संडे रेगुलर फॉलो अप लिया और डेली साधना में आपके साथ जुड़ा हूं तो मुझे कोविड हुआ है। अरे तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि ये आपकी स्टोरी तो शेयर करो, आप तो रेगुलर डेली साधना लेते हो। अपना एक डेली साधना ग्रुप है 6:30 से 7:30, तो वो 6:30 वाली साधना में लेता हूँ सुबह सुबह। या फिर मेरा यंगर ब्रदर है रोहित, ही इज इंजीनियर एंड ही यूज्ड टू टेक द डेली साधना। तो सबने पूछा कि ऐसा क्या किया, तो मैंने क्या किया, जो भी यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के जुड़े हैं उनको पता है पद्म साधना क्या होता है। पद्म साधना के बारे में यू कैन रेज योर हैंड्स। एग्जैक्टली पद्म साधना, यस, देखो काफी लोगों के हाथ खड़े हैं। तो मैं सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार अपनी पद्म साधना करना, और 2 आर्ट ऑफ लिविंग के सेशन लिए मॉर्निंग और इवनिंग। और वो फिर है ना टीवी में न्यूज में भी आया कि है ना एक डॉक्टर है जो क्वारंटाइन में लोगों को योगा भी सिखा रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो टीवी का एक अलग इश्यू है, बट उससे अलावा और कुछ भी नहीं किया। और कोई सोशल आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब जैसे होता है ना, घर में मैं अपने आप को एक गैरेज में बंद किए हुए हूँ, उधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना, बच्चों के साथ नहीं खेलना कूदना। भाई ऐसा है, हम तो सब साथ बैठ के खाना खाते हैं घर में मेरे पेरेंट्स भी हैं, देखो अभी इसमें ग्रुप में जुड़े हैं, तो मेरे पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बेटा है, सिस्टर आई हुई थी उसका बच्चा, और यंगर ब्रदर उसकी वाइफ, बेटा, एवरीबॉडी वाज, हम सब साथ साथ थे, खाना वाना खाते थे। तो सबको 2-2 दिन बुखार आया, ठीक है। तो सब वैक्सीनेट हो गए, एक एक बार सबको बुखार आया। और आरटीपीसीआर ना तो मैंने किसी का करवाया ना करवाने की जरूरत। अपन ने तो एक ही फार्मूला था कि सब के सब पद्म साधना डेली मॉर्निंग साधना ग्रुप में जुड़ जाओ और मेरे साथ साथ रेगुलर साधना करो। ये उस टाइम से आज का टाइम है, एवरीबॉडी इज डूइंग रेगुलर साधना। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप में से जो लोग पद्म साधना करते हैं उसको इस ड्यूरेशन में एटलीस्ट अपना है ना बस ये बना के रखो कि ब्रश करे ना करे, नहाए ना नहाए, बट पद्म साधना एक बार करना ही है। दैट इज द बेसलाइन फार्मूला टू फाइट अगेंस्ट कोविड। एंड बीइंग ए कार्डियक सर्जन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए। ये एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉयड, लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन, ये सब ठीक है, ये सब बिल्कुल सही है, मैं इनको गलत नहीं ठहराता हूँ, बट इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। भाई पहले तो अपने ओखली में सिर दो, फिर उसके बाद कहो कि अब मेरे को मूसलों से डर लग रहा है, गलत है ये, है ना। जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरे फैमिली में किसी को जरूरत नहीं पड़ी मेडिसिन की, एक्सेसिव मेडिसिन की, नो। मेरे घर में पेरेंट्स हैं, 70-70 साल एज है, सो व्हाट, एवरीबडी इज फाइन। थोड़ा सा खांसी वासी ज्यादा आई मम्मी को, उसके अलावा कुछ नहीं। 5 डे बेड रेस्ट किया। तो मैंने कहा मौन में रहो, मेडिटेशन करो 2 बार, और अपना बस जो जितना साधना हो सकती है। तो मम्मी बिस्तर पे बैठ के भी भस्त्रिका चालू रहती थी, एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, बिना डर के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर आप बैठे हैं
तो आपको किसी कोविड से डरने की आवश्यकता नहीं। और ये फैक्ट्स है जो अभी मैं और शेयर करूंगा। पहला फैक्ट तो यही है, अभी बताया, केस फैटेलिटी रेट जिसकी 0.4% है। 0.4% तो भाई स्वाइन फ्लू से इससे ज्यादा लोग मरते हैं। तो फिर अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, तो इतने सारे जो अखबारों में अभी देखो, पत्रिका और भास्कर में देखो ऑबिचुरी आता है एक, है ना, उसमें सारे जो ओल्ड एज पर्सन हैं जिनकी डेथ होती है, तो आपको लगता होगा ये सब, अरे तो वो पहले भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से कहीं ना कहीं मृत्यु तो सबकी तय है। ऐसा नहीं कि हम सब हजारों साल के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन चूंकि एरा कोविड है, ऐसे ही कभी किसी रोज किसी के ऐसे मन में आता कि ना मैं इसको डायबिटिक एरा घोषित कर दूं, फिर आप निकालो कंसेंसस, यू विल फाइंड 40 मिलियन पीपल, कितना, 40 मिलियन पीपल एवरी ईयर डाइंग बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो अभी इतने तो कोविड से मरे ही नहीं है, तो फिर टेंशन क्या है। एक छोटा सा और स्लाइड शेयर करता हूँ, हाँ, एक सिंपल स्क्रीन शेयर है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया में कितने लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। ये फैक्ट शीट आपको दिखाते हैं, इंडिया में कितने लोग सड़क दुर्घटना में रोजाना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये देखो, 670 पीपल डाई फ्रॉम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट एवरी डे इन इंडिया। ये 2017 का डेटा है। 670 लोग प्रतिदिन सड़क पे अकारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो बेचारे कोविड का क्या दोष है। तो जो मैन मेड आइटम है, जो एक विश्व युद्ध की भांति इस वर्ल्ड के ऊपर इम्पोज किया गया है आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, तो इसके कारण एक सोशल, एक जनमानस में जो डर व्याप्त है ना, उसको दूर करने का जिम्मा, उसको दूर करने का काम ऐसे ही जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ महेश भैया। हाँ, एक और चीज ऐसे थी कि जैसे मान ली प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है, हाँ उनको क्या ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट विमेन को, यानी रिस्क और टेंशन जो होती है उसको उनके लिए थोड़ा बताएं, क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं उनको कोई दिक्कत होगी क्या आगे, ये थोड़ा मिथ है कुछ लोगों का मानना था। हाँ। कईयों ने इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन किए थे। प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज। प्रेग्नेंट फीमेल को कोई भी बीमारी सबसे जल्दी होती है, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली अभी तक जो रिसेंट डेटा है उसमें एक भी नियोनेटल मॉर्टेलिटी रिकॉर्डेड नहीं है। एक और दो नियोनेटल जो केसेस थे दे वर रिकॉर्डेड, बट दे वर रिकवर्ड बिकॉज ऑफ कोविड, नंबर वन। नंबर टू, नेचर ने उनको बहुत बड़ी ताकत दी है। इंडिपेंडेंट उनके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं दैट कैन फाइट विद द कोविड। अच्छा, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो उनको अदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज, और जो अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। अदरवाइज WHO का डेटा है, जैसे सपोज 100 लोग हैं, 100 में से 80% आर रिकवर्ड सेल्फ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन एंड सिंपली एसिम्टोमेटिक। 15 cases can be serious, moderately serious or mildly serious, 15%, and 5% people need hospitalization, oxygenation and medication। 80, 15 और 5। तो प्रेग्नेंट फीमेल अगर नॉर्मल है, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग टिल 9 months, इफ दे आर नॉर्मल इन देयर रूटीन लाइफ, तो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला कोविड से। वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं अपने बच्चे को, सब जो रूटीन है उनका, विदाउट एनी फियर विद द कोविड, कोई जरूरत नहीं है डरने की। बट अगर उनको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन या और कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर ट्रीटमेंट की और केयर की, प्लस थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन नीडेड है अच्छे टर्सरी केयर सेंटर पे। बट स्टिल मैं कहूंगा जरूरत ट्रीटमेंट और केयर की है, डरने की नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो डर जाए, कह रहा पता नहीं कोविड से मरेंगे, अरे कोविड तो बात की बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया नहीं होना चाहिए, जो यूजुअली आजकल फीमेल्स में कॉमन है। कि पहले जो ग्रामीण महिलाएं थी उनका दिनचर्या अलग होता था, उनको प्रेगनेंसी में भी उनका वर्किंग स्टाइल, वर्किंग पैटर्न होता था कि फिजिकली दे यूज टू वर्क। बट आजकल की जो फीमेल है दे यूज टू स्लिप ऑन बेड, बस उनको बिस्तर पे रेस्ट करना है। या थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई थोड़ा एक्टिवेटेड अगर बॉडी है तो इम्यूनिटी भी एक्टिवेटेड होती है और उसका ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज तो नो नीड टू फियर अबाउट।
क्योंकि अभी तक रिकॉर्डेड ही नहीं है भाई। एक होता है ना कि अभी तक ये इतने रिकॉर्डेड केसेस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स आर डाइड बिकॉज ऑफ कोविड, आंसर इज नो। और जो 1 और 2 मॉर्टलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी है जस्ट बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आप है ना अपने जितने मॉर्टलिटी हुई है ओवरऑल अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितने लोग मरे हैं उनको सबको कहीं ना कहीं अंडरलाइन डिजीज भी था। अच्छा, कुछ यंग डेथ्स भी हैं, तो उन यंग डेथ्स के पीछे भी रीजन है भाई। 1000 में से 4 तो हैं ही ना, 1000 में से 4 तो हैं ही केस फैटेलिटी रेट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 996 को और ज्यादा डर लगे इस चीज को लेकर के कि बस अब तो मेरा नंबर आया। ये है चीज। दोस्तों प्रेगनेंसी में ऐसा डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो इस वायरस का इन्फेक्शियस नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। वायरस जो है वो इन्फेक्शियस है, हाईली कंटेजियस है। आप अगर किसी से 1 फीट की दूरी से बात कर रहे हैं तो ये फैलेगा ही, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बट इसको फैलने से रोकने के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके बताए देखो अभी, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली सोशल डिस्टेंसिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली मास्क डू, ये वायरल लोड को कम करता है। इस बीमारी के 2 मेन प्रारूप हैं, नंबर 1 इज वायरल लोड, नंबर 2 इज इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अगर हिंदी में समझाऊं, एक डंडा है, उसको मैं अगर यहाँ पे हाथ पे मारूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, सूजन आएगी, है ना। तो ये डंडा क्या है, वायरल लोड, और सूजन क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो एग्जैक्टली जब आपकी बॉडी में वायरस जाता है तो पहला काम होता है वायरल लोड का, जो कि धीरे धीरे आप में सिम्टम लेके आता है। और वो सिम्टम किसका परिणाम होते हैं, वो होते हैं इन्फेक्शियस पैटर्न का, जिसमें आपका शरीर रेस्पॉन्ड करता है इंटरल्यूकिन्स को, साइटोकाइनिन्स को रिलीज करके। फेफड़े में सूजन आ जाएगी, फेफड़े में अगर सूजन आएगी तो क्या होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे और ऑक्सीजनेशन जो है वो पुअर होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो फिर क्या करना है, तो फिर ये करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, शांत रहो, बहुत ज्यादा शोर शराबे में मत जाओ, कीप क्वाइट योरसेल्फ, थोड़ा सा मौन रखो और गहरी लंबी सांसों का प्राणायाम करो, तो यू विल बी फाइन। कहीं ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप उन 80% में आने का कोशिश करो ना। आप बार बार 10 और 15 जो 5% जो सिक हो रहे हैं उनमें भागने की कोशिश करते हो बहुत जल्दी, कि नहीं 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 मुझे तो बिस्तर चाहिए, नहीं मुझे ऑक्सीजन चाहिए, अरे वो ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ठीक है, जो हो रहा है, तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को समझ के उनकी सेवा कर सकते हो आप। अभी जब हमने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज लिए तो उसमें हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स थे कोर्स में, एंड दे गॉट बेनिफिटेड बाय दिस थिंग। जो हॉस्पिटल में बैठ के आराम से वार्ड में अपने बिस्तर पे प्राणायाम कर रहे हैं पेशेंट्स, तो उनको फायदा हो रहा है। भाई या तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, ले आओ मेडिसाइजर और फूंक मारते रहो उसमें, या आप हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी आप अगर प्राणायाम करते हैं तो आपको फायदा होने ही वाला है। तो मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, सबसे पहला फैक्टर है फियर फैक्टर, उसको डरना नहीं। दूसरा है सावधानी, वो सबसे जरूरी है। सावधानी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ओवर्ट कर जाओ। ओवर्ट से मतलब बस अब मैं तो बंद हो गया हूँ, आइसोलेट हो गया हूँ, अब इस कमरे में तो वायरस घुस नहीं सकता, खिड़की से वायरस आ नहीं सकता। अगर एक स्मोकर पेशेंट आपके पास बैठा है ना तो आपको इतनी दूर से भी बदबू आ जाती है स्मोकिंग की कि अभी आप स्मोक करके आए हो। तो आप ये कैसे मानते हो कि एक वायरस पार्टिकल जो आपकी उस स्मोक के कार्बन पार्टिकल से भी छोटा है आपकी ब्रीदिंग के साथ अंदर नहीं जाएगा। गॉट माई पॉइंट। इफ अ पर्सन ऑलरेडी स्मोक्ड, सपोज आप अभी जो ट्रू। बैठे हैं, आपके बगल में या आपसे मान लो 3 फीट की दूरी पर भी एक स्मोक किया हुआ व्यक्ति बैठा है या अल्कोहल लिया हुआ व्यक्ति बैठा है, तो आप उसको इतनी दूर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कि इसने अभी अभी स्मोकिंग किया है, अभी अभी सिगरेट पिया है। यस। बस तो फिर वायरस पार्टिकल तो उस कार्बन पार्टिकल से भी छोटा है, तो बहुत इजीली स्प्रेड होता है। तो स्प्रेडिंग को आप नहीं रोक सकते हो, पर सावधानी बरत के अपने शरीर में वायरल लोड को कम कर सकते हो। और वायरल लोड कम होता है मास्क के थ्रू। जैसे आंधी चलती है तो घरों में जाली लगाते हैं, है ना। भाई आंधी चलती है तो पहले क्या होता है, या तो आप खिड़की बंद कर लो, लेकिन आपको लगता है नहीं हवा नहीं आएगी तो महीन जाली लगाया, तो एक रेत जो सीधी आ सकती है उसकी जगह रेत के फाइन पार्टिकल बहुत कम आएंगे, यानी मिट्टी कम आएगी। वायरल लोड कम आएगा तो आपका शरीर ठीक से रेस्पॉन्ड कर पाएगा, आपका ही इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड कर पाएगा। तो ये तो मूल मैकेनिज्म है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। बुखार का क्या करें, दवाई कौन सी लें, एंटीवायरल का क्या रोल है।
तो या तो आप इसमें अपने ना क्वेश्चन डाल सकते हैं, नहीं तो महेश भैया से जिन्होंने पूछे हैं वो मेरे से पूछें। इसमें ना डॉक्टर साहब पहले तो बहुत सारी चीजें कवर की आपने अपने इस बातचीत में। रियली कई क्वेश्चन के आंसर तो आपके बोलने से ही मिल गए थे। अभी शंकर जी ने एक प्रश्न पूछा है कि बच्चों को क्या होता है ना, हर एक को खुद की बीमारी से इतना दिक्कत नहीं होती जितना घर में बच्चे और घर वालों को ना इस टच हो जाए, है ना। तो बच्चों के लिए आप थोड़ा बताएं कि बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे 2 साल 4 साल 10 साल के बच्चे हों, उनके लिए क्या हमें हाँ प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना, और देखो, कितना हमें उसमें फटीग होने की जरूरत है या डरने की जरूरत है। बच्चों के लिए ये बिल्कुल मत डरो, क्योंकि है ना, मैं यही एक फैक्ट आपको दिखा देता हूँ। नेचर ने बच्चों को प्रोटेक्ट किया है कोविड से। सबसे पहला तो एक ये वाला फैक्ट देखिए आप, neonatal fever and late onset neonatal sepsis have been reported as unexpected manifestation of COVID-19. Both children recovered. यानी वर्ल्ड वाइड 2 बच्चे, एक तो बुखार से और सेप्सिस से पाए गए और दोनों बच्चे ठीक हुए। एक तो ये पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट है ये, इस फैक्ट को आप गौर से देखो, 80 साल के ऊपर जो बूढ़े लोग हैं वो 49.7% जो हैं वो जिनके ऑलरेडी अंडरलाइन कंडीशंस हैं, और 29.8 जो बिना अंडरलाइन कंडीशंस के हैं, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरे में है ये जो 80 साल से ऊपर हैं, फिर जो 70 से 80 के बीच वाले हैं वो, फिर 60 से 70 के बीच वाले हैं वो, और फिर 50 से 60 वाले वो। तो इनमें सबसे मिनिमम कौन है? जो 9 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। उनको तो भगवान ने नेचुरल इम्यूनिटी दिया है, तो आपको बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरत नहीं है बच्चों को डरने की, या बच्चों के लिए हमें डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो देखो भाई, इसका कारण ये होता है इनेट इम्यूनिटी, नंबर 1। दूसरा, बच्चों में थाइमस ग्लैंड से उनकी इम्यूनिटी बन रही होती है। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, उस वक्त जो वायरल डिजीज मुझे हुआ उसके लिए मेरे अंदर मेमोरी सेल्स हैं, यानी उनकी मेरे इम्यून सिस्टम की याददाश्त में वो रजिस्टर हो चुकी है बीमारी। अब भविष्य में वो बीमारी मुझे नहीं हो, जैसे मीजल्स, खसरा लोग जानते हैं, चिकन पॉक्स, ये कुछ ऐसी वायरल डिजीजेज हैं जो बचपन में एक बार अगर हो जाएं तो आपके अंदर का इम्यून सिस्टम ऐसे काम करता है, वो एंटीबॉडी एक बार बन गई और वो रजिस्टर हो गई। उस कंडीशन में एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप भविष्य में उस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारा पता नहीं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, यानी हमारे जो बच्चे हैं जो 9 साल से कम उम्र के हैं या 13 साल से कम उम्र के हैं, उन बच्चों की इम्यून सिस्टम की मेमोरी में ये कोविड-19 गया। तो इसलिए उनके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बहुत ज्यादा फियर फैक्टर, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डरने का अर्थ सावधानी छोड़ दें कि उनको ऐसे ही ठीक है चलो जाने दो, कोई नहीं, ये तो बिल्कुल सेट है। उनका सिस्टम आपकी तुलना में एडवांस सिस्टम है, उनका इम्यून सिस्टम आपकी तुलना में बेहतर है। तो इसलिए उनके लिए चिंता करने की जगह हमको हमारी सावधानी, क्योंकि दे कैन बी कैरियर। बच्चों में एक बार अगर बीमारी हो गई या बीमारी नहीं भी हुई तो बच्चे क्या करेंगे, वायरस को अपने झोले में भर के घूमेंगे घर में, और जहां कहीं एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया उसके पास में जाके डाल देने वाले हैं कि लो दादा दादी नाना नानी जो भी है, कि मैं भी बाहर से खेलता खेलता आया हूँ, मेरे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बट आपको तो, अब इसमें क्या है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चे कैन बी कैरियर, क्योंकि लाइव एटीन्यूएटेड वायरस या वायरसेस बच्चे में नुकसान नहीं करेगा, बच्चे में इम्यूनिटी करेगा, और वही इम्यूनिटी उसको कैरियर भी बना सकती है, यानी वायरस का वो कैरियर हो सकता है। तो बच्चों में खाली ये ध्यान रखना है कि बच्चों को बहुत ज्यादा सोशल कांटेक्ट में कम से कम रखें। इसलिए स्कूल्स का भी ये चल रहा है ना प्रोसेस कि स्कूल खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए। बट देखो, वन फाइन डे सब खुलेगा ही एक दिन, है ना। ये सब तो बहुत ज्यादा, अभी जितना लोग डरते थे अभी लोगों में डर भी निकल चुका कोविड को लेकर के। प्लस अब स्कूल्स को लेकर के है, तो अब ये कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर स्ट्रांगनेस हो या पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें नहीं हो तो इनमें बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस आएंगे, और पॉसिबली मेरे को ऐसा लगता है जनवरी 21 से हम लोग बहुत बेहतरीन जीवन जीने वाले हैं, और अपनी वो सारा रूटीन, वी विल फॉलो द सेम रूटीन एज वी आर फॉलोइंग इन 2019। तो इसलिए अभी है ना, न्यू ईयर के लिए होप्स हो, अच्छी उम्मीद रखते हैं। और उम्मीद अगर आपको लगता है वैक्सीन से होगा तो नहीं, ये वैक्सीन वैक्सीन तो साइड में रखो, ये सिर्फ अपने जज्बे से और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से होने वाला है।
बहुत बढ़िया, बहुत। कहते हैं ना 2020 फॉर्मेट, वैसे भी उसमें एक्साइटमेंट और स्ट्रेसफुल फॉर्मेट है। अब टेस्ट मैच और वापस वनडे फॉर्मेट में जाने वाली स्थिति है। तो डॉक्टर साहब, यही आपने जो कहा 21 जनवरी को इतना अच्छा लाइफ फिर रूटीन पर आ जाएगी, तो मुझे इसमें एक ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा था कि मतलब ये जो अभी आ रहा है वैक्सीन का, वैक्सीन कब तक आएगी, या आएगी तो कब तक मिलेगी, तब तक क्या करे? मतलब जिस तरह हाँ मीडिया में हाइप हो रहा है, हाँ एवरीवन इज वेटिंग फॉर वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, तो जो बंदा टीवी के सामने देख रहा है ना, उसको तो ऐसा ही लग रहा है मेरा तो 6 महीने बाद नंबर आएगा। तो ये चीज है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिर एक देखो, दो सवाल और है सबसे जो। पहले वैक्सीन को समझो। वैक्सीन क्या होता है? हाँ, वैक्सीन होता है बेसिकली जब आपके अंदर एक लाइव एटीन्यूएटेड वायरस को डाल दिया जाए उस स्तर तक जिस स्तर पर आपकी इम्यूनिटी काम करे वनिस्पत आपके बीमार होने के। जैसे आप सबको बचपन में बीसीजी का टीका लगा है, जो यहाँ बैठे हैं 70-60 के दशक के पैदा हुए हुए सबको बीसीजी का टीका लगा होगा, ठीक है ना? बीसीजी का टीका क्यों लगाया गया था, या पोलियो का वैक्सीनेशन क्यों हुआ था? ताकि भविष्य में वो बीमारी हमको कभी ना हो। गॉट इट? बट ये वायरस ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि मैं इसमें अभी वैक्सीन लगा लूंगा और परमानेंट में क्योर कर जाऊंगा, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, या इसके लिए हमें अभी और जरूरत है ट्रायल्स की। तो फिर क्या है फायदा? तो एक शब्द होता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है एक 100 लोगों का समाज एक साथ इम्यून हो जाए। जैसे 100 लोगों में से जब 20 लोग इन्फेक्टेड थे और 80 लोग नॉट इन्फेक्टेड यानी हेल्दी थे, तब वो 20 लोग खतरे में थे। जब 20 लोग बीमार थे और 80 लोग स्वस्थ थे, तो वो 20 लोग खतरे में थे। लेकिन जब 80 लोग बीमार हो गए और 20 लोग स्वस्थ या नॉट इन्फेक्टेड रह गए, तो अब वो 20 लोग जो नॉट इन्फेक्टेड है वो खतरे में है। जो आज की स्टेटस है ना? अब ज्यादातर लोगों में बीमारी हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है? एक समूह में या एक समाज में हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम बन जाएगा धीरे धीरे। जैसे पल्स पोलियो एक ही दिन पे होता है। अगर आपको ध्यान में हो कि है ना, एक रविवार पल्स पोलियो वार ऐसा होता है ना, कि हर बच्चे को रविवार को ही पिलानी है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि द सेम डे हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो काम करती है सोसाइटी में। अब यहाँ क्या होगा वैक्सीन के मामले में? अभी 5 कंपनियां लगी हुई हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है? यूके, यूएस, इंडिया, सब जगह अगर आप मिलाएं, रशिया की भी मिलाएं, तो हर एक वैक्सीन का अपना अपना एक पैटर्न है। कितने तरह की वैक्सीन होती है, क्या वैक्सीन होती है, इसके टेक्निकल टर्म में अगर मैं जाऊंगा तो इस टेक्निकल टर्म में जाने से कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला। बट इतना सा समझ लें कि हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन देते हैं तो वह बीमार नहीं होता, इम्यून हो जाता है या रोग प्रतिरोधक हो जाता है। मोटा मोटा वैक्सीन है ये। तो अब ऐसे में प्रश्न ये है कि अगर हम वैक्सीन का वेट करें और हम वैक्सीन लगवा के स्वस्थ हो जाएंगे क्या? तो अभी जो यहाँ लोग अपन 100 लोग बैठे हैं, 100 के 100 लोगों में मेरे ख्याल से 80 लोग कोविड से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। 80% अगर लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और गुजर चुके हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट टू इम्यून? अभी क्या इम्यूनिटी का पॉइंट रह गया? यू ऑल आर इम्यून, दैट्स, आप सभी जिंदा हैं, मेरे साथ में सेशन में बैठे हैं। इम्यूनिटी का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? भाई एक बार बीमार हो गए, शरीर में वायरस चला गया, अब आपके इम्यून रेस्पॉन्स को या आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो आपकी बीमारी के लिए रेस्पॉन्स करना था वो तो किया। तो इसका मतलब नाउ यू आर इम्यून। अभी जिन जिन लोगों को एसिम्टोमेटिक बीमारी हुई, माइल्ड सिम्टोमेटिक बीमारी हुई, या कम स्तर पर जो बीमार हुए, वो सब बहुत खुश नसीब हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाइव एटीन्यूएटेड वायरस अंदर गया और वो वायरस अंदर जाने के बाद में उन लोगों को रोग प्रतिरोधक बना गया। अब वैक्सीन अगर आए तो मेरे को वापस लगवाने का फायदा है क्या? सपोज मेरे को कोविड हुआ था अगस्त सितंबर में और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब कोई वैक्सीन आती है तो मुझे लगवानी चाहिए क्या? नहीं, देयर इज नो नीड, नो पॉइंट। क्योंकि अब लगवा के उससे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होने वाला। अभी जो रिसर्च है उसके अंदर है, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपकी बॉडी में वायरस ऑलरेडी एटीन्यूएटेड होता ही है जो आपको इम्यून करता है। क्योंकि सिम्टम तो कर नहीं पाया, तो वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। 8
2,237 अरब रुपए का व्यवसाय जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसके लिए सारे देश एक साथ लगे हुए हैं, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और हर स्तर पे। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कोविड के अलावा भी अगर कोई वायरल इलनेस में या किसी भी, जैसे सपोज मैं वायरल इलनेस को अलग ही कर देता हूं, हटा देता हूं, कोविड को हटा के बात करते हैं कैंसर की, और अपन बात करते हैं डायबिटीज की, कि भाई डायबिटीज हो गया किसी को, अब वो डायबिटीज से प्रतिपल धीरे धीरे कहीं ना कहीं जा ही रहा है कहीं एक दिशा में, तो फिर क्या? तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसके नियंत्रण के लिए भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट, आपका इम्यून सिस्टम इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जिसको आप, आज की जो कहानी थी संडे फॉलोअप की कहानी में था कि ईश्वर के लिए क्या, श्रवण मनन निधिध्यास, 3 ही बिंदु हैं। तो साधक बन के रेगुलर पद्म साधना करें, सुदर्शन क्रिया करें, तो आपको किसी प्रकार की वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं, और एक बार इन्फेक्ट हो गए तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आ जाएगी वैक्सीन, तो आने में है फ्यू वीक्स मोर। कुछ वैक्सीन जैसे ऑलरेडी रशिया की जो स्पुतनिक है वो ऑलरेडी इन मार्केट इज अवेलेबल। जैसे जो गल्फ कंट्रीज के जो बड़े बड़े शाह शहनशाह हैं, वो तो कहे साहब मैं पहला हूँ, मुझे लगाओ। ये सब कंपटीशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे जो दे कैन अफोर्ड द थिंग्स, कि भाई अभी जो वैक्सीन की कॉस्ट होगा सबसे बड़ा इश्यू, कि भाई 1500 1200 इतने कॉस्ट की एक वैक्सीन, प्लस एक नॉर्मल पर्सन के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। तो इन सारी चीजों से अच्छा है कि वैक्सीन तो आपके लग गई ना भाई, घर में एक जना बीमार अगर किसी के भी हुआ है ना, किसी की भी फैमिली में अगर एक पर्सन को कोविड हुआ है और वो पर्सन चाहे तो आइसोलेट रहा और चाहे वो आइसोलेट नहीं रहा, पूरा घर इम्यून हो चुका, ये मान लीजिए आप। और वेरी अगर गुड। डाउट है उसके लिए अभी और टेस्ट आ जाएंगे और बहुत सारी रिसर्चेज आ जाएंगी, तो इसलिए अपने आप को इम्यून मानते हुए काम करें। सावधानी जरूर बरतें, क्या, मास्क की, ताकि आपसे किसी को ना हो, किसी दूसरे से आपको भी ना हो। मास्क बहुत एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड रेगुलर हैंड वॉशिंग। वायरस कैसे खत्म होता है? हैंड वॉशिंग से, साबुन से। सबसे सिंपल है, आप साबुन लगा के और 10 तक गिनती गिनो, आप 10 टाइम्स अगर गिनती गिनेंगे तो वायरस गया। दूसरा है सैनिटाइजर, जो हर वक्त अपने पास रहता है। तो ये तो मैं पहले भी रखता था, जब ये कोविड नहीं था तब भी मेरे क्लिनिक में ऐसे ही रहता था और मैं हमेशा हैंड सैनिटाइज करता था। तो सैनिटाइजेशन तो अपने आदिकाल से, हमेशा जब आते थे पहले चरण पखारते थे कि नहीं, चरण पादुकाओं को पहले पानी से धोते थे। दैट वाज सैनिटाइजेशन। बेसिक सैनिटेशन को हम भूल गए, इसीलिए तो तरह तरह की बीमारियों में आकर के उलझे। अगर हम बेसिक सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क रखेंगे और अपने ऑलरेडी अपने आप को इम्यून मानते हुए अच्छे डाइट को फॉलो करेंगे, तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट शायद या तो पूछ लिया गया होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति को कोविड हो गया, अब वो नॉर्मल हो गया और वापस उसको पॉजिटिव टेस्ट आया, देन व्हाट? करेक्ट, ये बात है है। ना, कि एक पॉजिटिव, जैसे सपोज कोई एक है पर्सन ए जो 2 महीने पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, नाउ ही इज डूइंग हिज रेगुलर रूटीन वर्क, एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 2 or 3 months ही गॉट अगेन पॉजिटिव, देन व्हाट शुड वी डू? देखो भाई, ऐसा है, कितने तरह के टेस्ट होते हैं सबसे पहले तो ये जानिए। सबसे पहला टेस्ट है आरटीपीसीआर, जिसकी एफिकेसी है 70%। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का भ्रम दिमाग से निकालिए सबसे पहले कि मैं पॉजिटिव हो गया। अरे तो बी पॉजिटिव तो वैसे भी अच्छी बात है, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, काहे को टेस्ट दिमाग में रखते हो, बी पॉजिटिव ही रहो। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया को रखो साइड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी है वो है सिम्टम्स। इफ यू आर सिम्टोमेटिक, आपके हाथ पांव दुख रहे हैं, आपको हेडेक है, आपको फीवर है, आपको ब्रेथलेसनेस है, आपका SpO2 गड़बड़ हो रहा है। अभी सबके घरों में SpO2 आ गया है ना, वो पल्स ऑक्स यहाँ है, ये देखो, ये दिस इज पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्स मेरे ख्याल से सबके घरों में होगा। वो क्या देखते हैं सबसे पहले? सैचुरेशन। तो यही एक क्राइटेरिया है हॉस्पिटल भागने का, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। इफ योर सैचुरेशन इज लोवरिंग डाउन मोर देन 90, तभी भागो, अदरवाइज घर में बैठो, शांति से बैठो और सबके साथ बैठो, एंजॉय करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर अगर सिम्टम है, देन रश और देन गेट मेडिकल एडवाइस, अदरवाइज नो नीड टू रश। भागोगे तो क्या होगा? हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना, कहावत सुनी होगी।
जल्दी का काम शैतान का, भाग के ठोकर खाओगे या एक्सीडेंट में आओगे। तो इसलिए कुछ नहीं करना जब तक आपके पास में, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, यू कैन रेस्ट अभी। नहीं तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स सबको पता है, टेस्टलेस, स्मेल, बॉडी एक, बैक एक, फीवर, मैलेज, आर्थ्रेल्जिया, मायल्जिया और फीवर, ये सब इसके सारे सिम्टम्स है, सबको सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सारे बहुत परिचित हो गए। 3 कैटेगराइजेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इफ यू आर इन माइल्ड डिजीज, नो नीड टू टेक इवन मेडिकेशन, कुछ दवा नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं खाना पीना। आपको लगे नहीं नहीं बुखार के लिए तो पैरासीटामोल लूंगा ही, बेवकूफी है। बुखार आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स किसके लिए? एंटीजेंस के लिए, जो वायरस है उनके लिए रेस्पॉन्स है। अच्छा, बुखार की परिभाषा क्या? आधे लोग तो 99 को भी बुखार मानते हैं, नहीं है भाई वो बुखार। बुखार मीन्स, फीवर मीन्स इफ योर टेम्परेचर मोर देन 100, तो आप में से किसी का 100 गया ही नहीं होगा, फिर भी पैरासीटामोल तो खा ही लो, क्या पता कोविड हो। ऐसे नहीं करो, जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन। अभी कुछ भी, शरीर कोई डस्टबिन तो है नहीं कि कुछ भी डालेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं। फर्स्ट कैटेगराइज योर फीवर, देन कैटेगराइज योर सैचुरेशन। अगर आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक है, सैचुरेशन 98, 99%, 97% आ रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ नहीं करना, दैट इज माइल्ड डिजीज, जिसमें मिनिमम एंटीबायोटिक, मिनिमम पैरासीटामोल, प्लेंटी ऑफ वाटर, यू विल बी ऑल राइट। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब 96 to 94% सैचुरेशन है, स्टिल यू आर गेटिंग ब्रेथलेसनेस, और अब आपको डर बढ़ गया है। क्या डर बढ़ गया है? कि अब तो गड़बड़ हो सकती है, अब मुझे कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हैं तो मानिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, यू विल बी ऑल राइट। देन सीवियर डिजीज, जहां पर आपका सैचुरेशन 90, 91, 92 और लेस देन 90 है, यहाँ हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, मरीज एकदम हंसते खेलते उसको सैचुरेशन डिप करता है, देन यू नीड मेडिकल एडवाइस। अच्छा, उसमें क्या, यहां पर अब वायरल लोड तो खत्म होने वाला होता है। 0, 7, 21, 45 ये सीरीज है। 0 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, 14 से 21 दिन और 21 से 45 दिन। 0 से 7 दिन के बीच में आपके अंदर वायरल लोड है और सिम्टम शुरू होंगे। 7 से 14 दिन के बीच सिम्टम्स पीक पर होंगे, ठीक है। फीवर पीक पे हो सकता है, ब्रेथलेसनेस पीक पे हो सकती है, और आप धीरे धीरे ठीक हो रहे होंगे। 7 से 10 दिन के बाद में ठीक होते हैं, तो दैट इज कन्वालिसेंट फेज। वहां आपका शरीर एंटीबॉडी बना चुका है, और डंडा पड़ने के बाद सूजन वाली फेज आ गई है। आपको डंडा पड़ गया वायरल लोड का, नाउ अब सूजन आने वाली है। तो अब सूजन कहाँ आएगी? फेफड़ों में, और फेफड़ों में सूजन आएगी तो आप सांस नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन के बाद, 14 से 21 दिन डिसाइड होता है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, मॉर्चरी जाएंगे या घर पे रहेंगे। वैसे मॉर्चरी नहीं जाएंगे, बट मैं वैसे ही बता दूं, यहाँ डिसाइड हो जाता है कि अब आपको हॉस्पिटल भागना है, घर पे रुकना है, या अभी कुछ संभव नहीं लग रहा है। तो वहां आपको एक चीज गौर से देखनी है, अपने ही भीतर देखना है। भाग के है ना पड़ोस, अरे मेरा पड़ोसी तो ठीक हो गया था, वो तो बहुत अच्छा था, वो तो अभी चल फिर भी रहा है, मेरे को इतना कष्ट क्यों है? हर एक का अपना इंडिविजुअल शरीर है, इस चीज को यहाँ डालिए। आपका शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरे के रोग प्रतिरोधक क्षमता से भिन्न है, इसलिए कंपैरिजन को बंद कीजिए, केवल इस चीज का ध्यान रखिए। अगर सैचुरेशन आपका ठीक है, देयर इज नो पॉइंट टू रन, नो पॉइंट टू रश, कहीं नहीं भागना। सैचुरेशन 14 से 21 दिन के बीच अगर डिप करता है, तब फिर आपको मेडिकल एडवाइस में सबसे पहले एडवाइस किया जाता है ऑक्सीजन लगाओ, या आपको स्टीरॉयड की मात्रा दी जाए ताकि आपके अंदर वो सूजन में कमी आए। आपके फेफड़ों में जो ऑलरेडी हो चुका है इन्फ्लामेशन, उसको कहीं ना कहीं स्टीरॉयड से कंपनसेट किया जाए। प्लस इसमें जो डेथ होती है वो होती है बिकॉज ऑफ रेज डी डाइमर और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन लंग्स। क्या होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? फेफड़े में खून जमा होने लग जाता है। तो यहाँ पर रोल होता है जैसे लो मोलिकुलर हेपेरिन का, या जो ब्लड थिनिंग एजेंट्स होते हैं जो खून को पतला करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं, इन दो के आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अभी यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस देने का बहुत ज्यादा एडवांटेज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक्सपर्ट एडवाइस, जैसे सपोज मैंने कहा आप LMW ले लीजिए, मेड्रोल की इतनी डोज ले लीजिए, तो ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी का मीडियम है। कंसल्टेंसी नहीं करना है, कंसल्टेंसी के लिए आप आराम से कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं, बट स्टिल जो ध्यान देने वाली बात है वो है 14 से 21 दिन में अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो 21 से 45 दिन में आपका पूरा शरीर नया बन जाता है, और वायरस आपके शरीर को छोड़ के चला जाता है, और शरीर में इम्यूनिटी छोड़ जाता है।
ठीक है, 7, 14, 21 और 45, है ना? एक मंडल होता है 45 दिन का, है ना? अपने आर्ट ऑफ लिविंग में बोलते हैं 45 दिन सुदर्शन क्रिया करो। एग्जैक्टली इस वायरस का भी ऐसा ही है। एक मंडल है पूरा। 21 दिन के बाद में अगर कुछ नहीं है तो 21 से 45 दिन में योर बॉडी इज कंप्लीटली रिजुविनेटेड, आपका पूरा शरीर नया बनता है। और री इन्फेक्शन भी अगर आपके शरीर में होता है तो उसकी दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई थी पहले से, तो वो शरीर रेस्पॉन्ड दोनों तरीके से कर सकता है। बहुत एग्रेसिव रेस्पॉन्ड कर सकता है या माइल्ड रेस्पॉन्ड कर सकता है। माइल्ड रेस्पॉन्ड मतलब कुछ नहीं हुआ, इम्यून थे। एग्रेसिव रेस्पॉन्स का मतलब हुआ कि पहले तो ब्रेथलेसनेस नहीं हुई थी 2 महीने पहले, अब 2 महीने बाद ब्रेथलेसनेस होने लगी, तो क्या करूं? अगेन करना वही है जो आपका रूटीन है, पद्म साधना। इसके अलावा ज्यादा भागोगे तो फिर इंतजार हो रहा है कई हॉस्पिटल्स में खाली बिस्तरों पे बहुत सारे रोगियों का। ऐसा नहीं करना, रोगी बनना ही क्यों है? अच्छा भला शरीर दिया है ना, डस्टबिन नहीं बनाना। तो मैंने काफी कुछ, हाँ, जैसे एक ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इफ डी डाइमर इज रेज्ड? ठीक है, डी डाइमर है आपका इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। मैंने अभी बताया डंडा है वायरल लोड, और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं सीआरपी, एलडीएच, डी डाइमर, सीरम फेरेटिन। सीआरपी बढ़ गया, सीआरपी होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है। जैसे आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है आपको, और न्यूमोनिक इन्फेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके कारण भी बढ़ सकता है। तो सीआरपी, फिर उसके बाद एलडीएच, सीरम फेरेटिन और डी डाइमर। डी डाइमर इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपका एसपीओ2 नॉर्मल है और डी डाइमर बढ़ रहा है, देन रेगुलरली चेक डी डाइमर। अगर डी डाइमर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आप एस्प्रिन की गोली शुरू करें, या ब्लड थिनिंग एजेंट्स को स्टार्ट करें, या एलएमडब्ल्यू स्टार्ट कर लें, और लो डोज में स्टीरॉइड स्टार्ट कर लें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज कंसल्ट टू योर डॉक्टर, योर फिजिशियन, जहां भी आप हैं। आपको लगता है कि अभी मेरा पिछला डी डाइमर था वो 0.5 था, अभी वाला डी डाइमर है वो मेरा 0.7 है या मोर देन 1 है, देन यू शुड कंसल्ट। क्योंकि हो सकता है सैचुरेशन फिर भी ठीक हो, बट अंदर उसका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स चल रहा है। एक लेवल तक जाता है ये रेस्पॉन्स, स्टेटिक होता है, फिर डाउनफॉल आता है। तो डी डाइमर भी एक लेवल तक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, स्टॉप होगा, फिर उसके बाद में घटना शुरू होता है। इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की और रेगुलर मॉनिटरिंग आपके सिम्टम की, ये दो सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं इस बीमारी से लड़ने के। कि कोई सिम्टम नहीं है, नाइस, बढ़िया। प्लस अगर आपको इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, अच्छा इसमें आरटीपीसीआर से क्या फायदा होगा? फिर मैं तो पॉजिटिव आया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो नेगेटिव था लेकिन सिम्टम मेरे पूरे थे। इसका 7th स्ट्रेन जो सीवियर बाइलेटरल न्यूमोनाइटिस करता है, वो पॉजिटिव नहीं आता है कई बार जांच में। आपने सबने सुना होगा कि साहब कोविड में न्यूमोनिया हो गया जी। बाइलेटरल न्यूमोनाइटिस में जरूरी नहीं है आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आए। तो फिर कैसे पता लगेगा? फिर पता लगेगा सीटी स्कैन से, दैट इज एचआरसीटी। उसमें आपका स्कोर कितना है? जैसे अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है कंटिन्यू, आपका लंग इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, देन इट इज अ, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अभी अलार्म है कि रुक जाओ। अदरवाइज आपका सीटी स्कोर सपोज 1 है, 2 है, 3 है, तो भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है। अभी रुको, अभी 15 दिन वेट करो। अभी है ना, इसमें इमीडिएट रश करने से कुछ नहीं होगा। अपने सिम्टम को भी देखो, क्या आपको ब्रेथलेसनेस है? नहीं है आपका कोविड। इसको मेरे पास अभी 2 डॉक्यूमेंटेशन है ऐसे। वन ऑफ माय स्कूलमेट, उसके फादर थे जो, उनका कोविड स्कोर 17 था, उनको कोई मेडिसिन नहीं दिया, खाली उनको मैंने जो बलून होते बच्चे को जो देते हैं फुलाने के लिए, वो बोला कि है ना दिन में 25-30 गुब्बारे फुलाओ आप, एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। आप सोचो वाह, कि किसी ग्रेट। को आप बोलोगे ना तुम खाली गुब्बारे फुलाओ उससे ठीक हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े का कसरत गुब्बारे फुलाने से होता है। अब जिसने भस्त्रिका किया उसको तो कह सकते हो कि दिन में 3 बार भस्त्रिका करो, लेकिन जिसने नहीं किया उसको आप या तो मेडिसाइजर पकड़ा देते हो। मेडिसाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, या फिर दिन भर गुब्बारे फुलाते रहो, तो वो भी ठीक रहता है। तो फेफड़े की कसरत करने से आपका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या शरीर का कोई भी जो प्रोसेस है जहां पर आप चेक बैलेंस कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अभी इम्यूनोमोड्यूलेटर्स बहुत सारे हैं मार्केट में। क्या क्या मेडिसिन है? देखो, एंटीवायरल के रूप में है ना, बहुत सारी है। रेमडेसिविर एफडीए अप्रूवल मिल गया, उसके बाद फेविपिराविर, ये सारे वो नाम है जो आप जानते हैं। बट एक बार एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ। फिर एक टॉसिलिजुमाब है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी IL-6 इनहिबिटर है। अभी एक ने शायद कहीं पूछा भी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टॉसिलिजुमाब। टॉसिलिजुमाब है, प्लस फिर उसके बाद में आइवरमेक्टिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, और डॉक्सीसाइक्लिन है।
ये सारी ड्रग्स हैं, पर इनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको मृत्यु से रोक सकती है, बचा सकती है, जो एंड मोमेंट पे काम आती है। दैट इज स्टेरॉइड, dexamethasone या methylprednisolone, whatever. And the second one, the most important, is low molecular heparin, aspirin, acetone या blood thinners या blood thinning agents. बस ये भी सिम्टम देख के या उसके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को चेक बैलेंस करके। अच्छा, कोई वेंटिलेटर पे चला गया, अब क्या करना है? वेंटिलेटर पे चला गया है तो वेंटिलेटर पर जाकर के भी धीरे धीरे वायरल न्यूमोनाइटिस और सेल्फ रिजॉल्विंग न्यूमोनाइटिस, तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता है, पर उनको रिजॉल्व होने का मौका दो। नेगेटिव थिंकिंग आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्टली प्रभावित करती है। अगर आपको पहले दिन बुखार आ गया और आपके मन में आ गया अब मैं गया, तो आपको 10 लोग मिलके भी नहीं बचा पाएंगे। और अगर आपको 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से बुखार है, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं है, चलो खेत में चलते हैं, वहां चलते हैं, या थोड़ा अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात का विश्वास कीजिए, अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव थिंकर कैसे बने फिर? किताबें पढ़ के तो बनते नहीं, बिल्कुल किताबें पढ़ के नहीं बनते हैं, एब्सोल्युटली राइट। उसके लिए अभ्यास, और अभ्यास क्या है आप सब जानते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, इसमें एक फूड का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे अभी किसी ने डाला है यस, फूड के बारे में। फूड के बारे में बोलना है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाईली न्यूट्रिशियस फूड इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे एक रिसर्च हुआ था 2013 में कि जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, उनमें जुकाम जल्दी होता है। तो ऐसा माना गया कि कोविड के वक्त लोगों में जिनमें डी डेफिशिएंसी है या कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दे आर गेटिंग मच मोर इन्फेक्शियस एज वेल एज दे आर गेटिंग प्रॉब्लमेटिक ड्यूरिंग दैट थिंग। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल और विटामिन सी का लेवल अपने बॉडी में अच्छे से रखना चाहिए। तो कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे भाई, जितने भी फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स, संतरा, मौसमी, नारंगी, नींबू खाने में शामिल करो। एक टाइम फ्रूट सलाद खाओ। जितने तरह के रंग प्रकृति ने दिए हैं आपको, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, तो चुन लीजिए रंगों को, है ना। प्रकृति ने बहुत सुंदर सुंदर रंग दिए हैं आपको। मैं फिर बता रहा हूँ, जो शाकाहार में जितना रंग है ना, उतना किसी भोजन में नहीं। तो बढ़िया बढ़िया रंग चुनिए आप, प्रकृति के सारे रंगों को चुनिए, अपने सलाद में मिलाइए और खाइए। और विटामिन डी और कैल्शियम के लिए को बहुत बड़ी बड़ी दवाओं की आवश्यकता नहीं, सरसों के तेल की मालिश कीजिए और धूप में बैठ जाइए। सूरज सीधा सीधा आपको विटामिन डी देता है। देखो, अंग्रेज तो सन बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अपन अगर धूप खाए तो अरे ऐसे कैसे? भाई, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सन बाथ। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि आप जाकर के है ना गोलियां खा लोगे। खा लो, भले ही खाना है तो फिर ठीक है, डस्टबिन में डालने के लिए बहुत सारा कूड़ा अवेलेबल है, डालिए। योर बॉडी इज योर टेम्पल, इट इज नॉट अ डस्टबिन, माइंड इट। आप सबके लिए सिर्फ इतना सा है मैसेज कि ये बॉडी आपका डस्टबिन नहीं है, इट्स योर टेम्पल। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी है। सब लोग मानते हैं ना? एक बार अंगूठा ऊपर करें। यस, ग्रेट ग्रेट। तो अभी इम्पोर्टेंट चीज है कि डॉक्टर साहब खुद भी सुदर्शन क्रिया के बारे में इतना बता रहे थे, ये खुद भी सिखाते भी हैं। सो मोहित जी के साथ भी हम सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं। आपको शिवांगी जी ने मैसेज डाला है, आगे भी आपको बताएंगे। और डॉक्टर साहब, ये है कि अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं चाहूंगा शिवांगी आप पूछिए वो प्रश्न, हाँ, है ना। शिवांगी आप क्वेश्चन पूछ ठीक है। लीजिए, फिर आप कब सुदर्शन क्रिया कराएंगे भैया वो थोड़ा बताना सबको, है ना। या Okay, so there's one question. Once we are corona negative after 15 days of corona positive, how to gain natural strength in the body as before? I am a marathon runner. After how many days of coming into corona negative zone, I can resume my practice of running? एग्जैक्टली आफ्टर 15th डे यू कैन रिज्यूम योर रूटीन। 15 दिन से अपना अच्छा रेगुलर यू शुड टेक योर डाइट। डाइट मीन्स वेजिटेरियन डाइट एंड हाई प्रोटीनेशियस डाइट। अच्छा, हाई प्रोटीन डाइट क्या है? हाई प्रोटीन डाइट में सबसे अच्छा जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं उसमें है दालें, प्लस उसमें आता है सोयाबीन, और न्यूट्रिशियस जो आटा आता है जिसमें अलग अलग वैरायटी के चने का आटा और ये सब मिला करके अगर आप अपना प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं,
प्लस आप रिज्यूम करते इमीडिएट आफ्टर 15 डे और 16 डे व्हाटएवर आपको लगता है अब मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को कोई सिम्टम नहीं लग रहा है एक्सेप्ट वीकनेस, यू जस्ट रिज्यूम योर जॉब, आप अपना काम चालू करें एंड यू विल बी फाइन आफ्टर 45, मैंने कहा ना 1 मंडल 45 दिन में यू विल बी कंप्लीटली ऑल राइट, आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल जैसा पहले था वैसा ही हो जाने वाला है। सो नो नीड टू वरी अबाउट, एंड इफ यू आर एथलीट तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि है ना ये वायरस शरीर देख के घुसता है। Correct. Next question. I want to ask about my mother. We all were COVID positive. Now my mother is hospitalized. She is on oxygen support. SpO2 is 92, 93. Last 2-3 days, it was 98 in hospital. Today, doctor said she has got some kidney injury due to toxicization. So what suggestions? अब रीनल इंजरी में उनका आरएफटी कितना है, मींस व्हाट अबाउट क्रिएटिनिन एंड व्हाट इज द सीरम यूरिया लेवल और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो अपन उसमें थोड़ा कमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज इसमें एक सिंपल सी चीज है, अगर उनका सैचुरेशन 92-93 है और ऑन ऑक्सीजन अगर सैचुरेशन 97-98% है तो शी विल बी फाइन, बहुत जल्दी वो इम्प्रोवाइज कर जाएंगी। एक्यूट रीनल फेलियर अगर हुआ है, पहली चीज तो ये कि कोविड से इमीडिएट रीनल शटडाउन नहीं होता, अगर आपको हाइपो ऑक्सीजनेटेड हुए हैं या कहीं ना कहीं एकदम ऑक्सीजन की सैचुरेशन डाउन हुआ है, डिप हुआ है, उस कंडीशन में भी इमीडिएट रीनल इंजरी पॉसिबल नहीं, तो वो डायबिटिक है या नहीं और उनका रीनल फंक्शन का स्टेटस क्या है, तब अपन इस पे एक तो कमेंट कर पाएंगे। बट अगर हॉस्पिटल में रहते रहते उनको ये प्रॉब्लम हुआ है तो शी विल बी फाइन, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में 2 फैसिलिटीज होती है, एक तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहते हैं जिसको हम बाइपेप मास्क कहते हैं, हाई फ्लो मास्क पर कुछ दिन ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ धीरे 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 बॉडी रिकवर कर जाती है। बॉडी को अपन कहते हैं प्राण प्राण प्राण, व्हाट एग्जैक्टली प्राण इज सिंपली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज योर प्राणा लेवल, if your oxygen saturation is good, your oxygen saturation is fine, your prana level is fine, you can smile. But जिस दिन हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन नेचुरल वे में कम होता है उस दिन हमारा प्राणा स्तर भी कम होता है, हम मुस्कुरा नहीं पाते। तो इसमें क्या, प्राणा लेवल कम होने पर नॉट ओनली किडनी, योर हार्ट, योर ब्रेन, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब अफेक्ट होते हैं। तो वो वाइटल ऑर्गन्स जब अफेक्ट होते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या प्रोटेक्टिव मेजर है, तो उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उनको 3 से 4 दिन या 1 वीक, जितना वो पेशेंट की नीड है पे डिपेंड करेगा, प्लस उनका रीनल स्टेटस, एग्जैक्टली उनकी रीनल इंजरी कितनी है, तब अपन इस पे कमेंट करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो पाएंगे या नहीं। और उनकी किडनी में अगर एक्यूट रीनल फेलियर बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पर हुआ है तो डायलिसिस है, डायलिसिस से सारी चीजें मैनेजेबल है, सो नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Can we take 2-3-year-old kids to park with mask and social distancing? यस डेफिनेटली अपने किड्स को घूमने की बिल्कुल परमिशन दो और उनको आप मास्क लगाओ, बिल्कुल लगा, वही यहाँ पर प्रिकॉशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन क्योर। तो आप बच्चों को मास्क लगा के आराम से घुमा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से बच्चों को लेके घूमिए और आप खुद भी घूमिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अभी है ना, घर में रहने का, बहुत ज्यादा अपने आप को कैद में रखने का नहीं है समय, है ना, अभी रूटीन। अभी देखो आज से आश्रम भी खुल गया है, कितने लोगों को पता है कि है ना, आज से आश्रम भी खुल गया है, बैंगलोर आश्रम ऑफलाइन कोर्सेज के लिए और इन सब के लिए वापस से ओपन हुआ है विद ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट। तो अभी सब वापस है, बट हाँ अभी एरा में चेंज आएगा ये तय है, क्योंकि लोगों के मन से डर इतना जल्दी जाता नहीं है। तो वो मास्क वास्क रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, थोड़ा प्रबुद्ध लोग और ज्यादा ध्यान रखेंगे और ज्यादा कोविड में उलझेंगे, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखो बच्चा है ना समझ होता है, इसलिए कोविड में भी नहीं उलझता और जो जितना प्रबुद्ध होता है, ज्यादा ध्यान रखता है, वो कोविड में वही उलझता है है ना, ये मजाक की बात है, पर हाँ सब ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, one of our doctor friends said that we should not deep breath during active stage as it will increase inflammatory process and consequent fibrosis. इसमें ये जो चीज है, जो कुछ जैसे एक मिथ है, इसको मिथ कह सकते हैं। जैसे सपोज किसी के चोट लगी, सूजन आई, अब वो कहते हैं कि सूजन में आप रेस्ट करो,
मूवमेंट करोगे तो ये सूजन बढ़ेगा। गॉट माय पॉइंट? है ना, कि आपको चोट लगी, जैसे सपोज पाँव में मोच आ गई, मोच आने पे आपके पास दो थ्योरी होती हैं कि पट्टा बांध के या तो आप रेस्ट कर लो या थोड़ा बहुत घूमते रहो। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, पट्टा बांध के रेस्ट करने का या थोड़ा थोड़ा घूम? मेरी बात को, पॉइंट को समझना। हड्डी टूट चुकी है तो आपको रेस्ट करना बनता है, लेकिन हड्डी नहीं टूटी है और खाली मोच आई है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा घूमते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली यही है। अगर आपका इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वेंटिलेटर पर जाने जैसा हो गया है, तब आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे कैसे? गॉट माय पॉइंट? इफ यू आर ऑन ऑलरेडी वेंटिलेटर और एनआईवी सपोर्ट, हाउ यू कैन डू डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज? तो वहां पे उसका कोई रोल नहीं। लेकिन अगर आपका कोविड स्कोर अभी स्टार्ट हुआ है और अभी आपको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ है, तो आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के माध्यम से उसको बढ़ने से रोक भी सकते हैं। तो ये एक सिंपल, मतलब इसको ये जजमेंट है आपकी क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी के साथ, और इसको बेटर जज पेशेंट खुद कर सकता है। इट इज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग बेसिकली। इसको कोई दूसरा व्यक्ति जज करके नहीं बता सकता है कि नाउ अब तुम्हें करना चाहिए। जैसे ठीक होने के बाद आपको एडवाइस जरूर करेंगे, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, एवरी डॉक्टर विल एडवाइस कि भाई अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहो, आपके लंग्स ठीक रहेंगे। तो ये पहले भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हो सकता है आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं कि आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। साइटोकाइन रिलीज या इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के रिलीज जो होते हैं वो यूजुअली एक्सर्शन से होते हैं। कई बार लोग ओवर्ट कर जाते हैं एक्सर्ट करते करते, वहां आपको चेक एंड बैलेंस चाहिए। तो वो चेक एंड बैलेंस इज ए कंप्लीटली सब्जेक्टिव फाइंडिंग। ये आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मैं 100 मीटर का दौड़ने वाला हूं और आज आज मैं 200 मीटर दौड़ जाऊं, किसी ने कहा तो ऐसा नहीं। अपनी कैपेसिटी को पहचान के फिर उस पे काम करने पे बेनिफिट होता है। रेड सिग्नल आए तो रुक जाओ, ग्रीन सिग्नल आए तो दौड़ो। ठीक है। Next question is, are asthma and obese people more at risk? Yes, definitely yes. Asthma and obese person are higher risk. The underlying conditions like asthma, hypertension, malignancy means cancer, and so forth, जो underlying diseases हैं, वो सारी underlying diseases कहीं ना कहीं आपको not only for COVID, you are prone for all sort of diseases. आप खाली COVID के लिए prone नहीं है। अगर आप obese हैं तो आपके घुटने भी at risk हैं, आपका hip joint भी at risk है। तो इसलिए ओबेसिटी हुआ, अस्थमा हुआ या अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, वो हर बीमारी के लिए रिस्क पर होता है। तो ऑब्वियसली फॉर कोविड ऑल्सो। अच्छा, क्या करना है? अस्थमा का ड्रग ऑफ चॉइस है सुदर्शन क्रिया। आई यूज टू प्रेस्क्राइब सुदर्शन क्रिया फॉर ऑल अस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट्स। एंड इन माई पर्सनल प्रैक्टिस कितने साल हो गए? 18 साल लगभग, और आर्ट ऑफ लिविंग में हो गए, हाँ 17-18 साल हो गए मुझे देखते हुए। अस्थमा पेशेंट्स में इसमें एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं। तो अस्थमा को ठीक करो, कोविड पास ही नहीं आएगा। सिंपल। Bhaiya, one more question. More than 4 months after COVID, still there is very much headache, dizziness, blurred vision, sleeplessness, and uneasiness. What to do? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर आपका एज ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि ये जो एज ग्रुप है ना, मोर देन 60 और मोर देन 70 एज ग्रुप में अगर ये सिम्टम्स हैं तो वो उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। अदरवाइज जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि आप अपना इमीडिएट काम पर लौटें और अपना योगा एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पद्म साधना। जिन्होंने नहीं सीखी है वो जल्दी जाके सीखें, या फिर अपने जीवन में कहीं ना कहीं से जो आपके नजदीक में आर्ट ऑफ लिविंग के कोई टीचर हो तो जाके आप उनसे संपर्क करें, या डेली साधना ग्रुप में जुड़ जाएं। कुछ तो देख के सीखेंगे। जैसे सूर्य नमस्कार हुआ, जितने आसनों का सीक्वेंस है वो धीरे 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 वापस आपकी बॉडी को ऑप्टिमाइज करता है। डिजीनेस, हेडेक, जनरलाइज मैलेज, जनरलाइज बॉडी एक, ये सारे सिम्टम्स वीकनेस के हैं जो पोस्ट कोविड लोगों में हो रहा है या होता है। तो इसके लिए क्या है, अब वापस से बॉडी को ऑप्टिमाइज करना है। सपोज एक मशीन है जिसके कल पुर्जे घिस गए हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, उस मशीन को वापस आप कैसे करते हो रीचैनलाइज? अब उस मशीन को आपने पहले अच्छे से पूरा उसको तामझाम को सेट करके उसमें ऑयलिंग करते हो, ग्रीसिंग करते हो, फिर उसको स्टार्ट करते हो। द सेम थिंग,
यहाँ पर ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम, ये यहाँ पे मेंटेनेंस का काम आपके लिए योग है। योग का अर्थ खाली आसन नहीं होता। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाथ पांव हिला लिया, थोड़ा सा कमर हिला लिया, गर्दन हिला लिया, योग हो गया। नो 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 नो, इट इज नॉट योग। योग का अर्थ है आसन, ध्यान, प्राणायाम, योर थ्री डायमेंशन, ऑल द थ्री डायमेंशन, सारे डायमेंशन एक साथ जब आ जाएं, शरीर आसन के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन, जब ये तीनों धीरे धीरे बैलेंस होंगे तो ये डिजीनेस, हेडेक, वीकनेस, ये जितने तरह के सिम्टम है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगे। और मैंने आपको बताया है 45 दिन, 45 days, if you are doing your practices for 45 days, you will be definitely relieved from all sort of minimal symptoms you are having. अच्छा, एक और कोर्स मैं महेश जी के बारे में भी आपको बता दूं। मेरे साथ अभी जुड़े हुए महेश जी और अभिषेक भैया, सुंदर कोर्स अभी अभी लेना शुरू किया है जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स के लिए है। वो कोर्स है पोस्ट कोविड एंजाइटी एंड स्लीपलेसनेस। जिन लोगों को है ये दिक्कत, जो सो नहीं पा रहे कोविड होने के बाद, जिनको एंजाइटी है, जिनको नींद की समस्या है, अनिद्रा है, उन लोगों के लिए बहुत सुंदर कोर्स बना है। और वो कोर्स ये है कि आपको बहुत गहरी और अच्छी नींद आने लगती है। हमारा शरीर और मन किस में आराम करता है? नींद में। तो एक गहरी और अच्छी नींद बहुत जरूरी है विश्राम के लिए। उलझा हुआ मन, उलझा हुआ शरीर विश्राम नहीं कर पाता। तो इसके लिए ना महेश भैया, थोड़ा सा एक बार आप बताओ ना, फॉर अवेयरनेस ऑफ ऑल द पर्सन हु आर ऑलरेडी इन दिस ग्रुप। यस यस, ये बहुत ही सुंदर है, वर्कशॉप टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर। मैं खुद ये जब कोर्स लेने लगा, आई वाज शॉक्ड कि रात को हम कितनी बार उठते हैं, उसका पर्पस क्या है, उठने के बाद क्या करना चाहिए, वापस नींद कैसे आएगी, इतना टेक्निकली एक्सप्लेन किया। और एंजाइटी बस्टिंग प्रोटोकॉल जब मैंने सिखाया तो मैं करता गया साथ में, एंड रियली मुझे खुद को बहुत बेनिफिट हुआ। जितने पार्टिसिपेंट्स आए ना, उनको पहले दिन दूसरे दिन ही नींद आने लगी। एक तो डॉक्टर आए थे हमारे साथ, वो बोले कि शाम को मैं तो प्रोसेस में सोई तो सुबह 5:30 बजे उठी नेक्स्ट डे, जबकि नींद इतनी डीप आती नहीं थी। तो ये बहुत सुंदर है क्योंकि नींद में ही हमारा जो बॉडी है ना रिपेयर होता है और रिजुविनेट होता है। अच्छी नींद आएगी तभी हमारे ऑर्गन, इनर ऑर्गन जो होते हैं वो रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिजुविनेशन होता है। अगर नींद में गड़बड़ी होती है तो वो थोड़ा काम रह जाता है। डाइजेशन भी होगा तो नींद में ही होगा अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो। इसलिए जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम भी ज्यादा होते हैं उनका नींद भी गड़बड़ होता है। आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना। तो इसके बारे में तो बहुत बातें कर सकते हैं डॉक्टर साहब, ये सेशन आपका है नो डाउट, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट। हम सबको अच्छा लगा ना ये, कितने लोगों को लग रहा है बहुत यूजफुल था, क्योंकि ये हमने अभी पार्ट 1 किया, अभी और लेंगे, हमारे और भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हम सेशंस रखेंगे। आप सबको बताएं कि डॉक्टर मोहित जी ने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, बहुत लोगों को हील किया इस तरह बातें करके, बता के, उनको घर बैठे ट्रीटमेंट दे करके, है ना। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, एंड आई थिंक हम लोगों को आगे और बेनिफिट मिलेंगे। और मैं चाहूंगा जो सुदर्शन क्रिया है ना, आप डॉक्टर साहब से जरूर सीखिएगा। और मैं पूरी फैमिली को, डॉक्टर साहब की फैमिली भी आई हुई है यहाँ पर, आपको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने इतना अच्छा एक लड़का, अपना बेटा दिया है हमें, कि गुरुदेव का मतलब कहते हैं ना, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ इतनी ऑनेस्टी, इतना डेडिकेशन, रियली एक रिमार्केबल है कि वो अपने प्रोफेशन से भी थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होने दे रहे हैं। ही इज कमिटेड एज अ डॉक्टर, रियली डॉक्टर को जो कहते हैं ना, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप कि इट्स नॉट अबाउट ट्रीटमेंट। एनी टाइम ही इज कमिंग फ्रॉम ओटी, जॉब से आ रहे हैं, कार चला रहे हैं, फिर भी वो कार में भी वो ब्लूटूथ ऑन करके बात करेंगे, वो लोग कुछ कोई भी काम हो, ही इज ऑलवेज रेडी। रियली मैं आपके पेरेंट्स को डॉक्टर साहब थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा, कितना परिवार कितना स्ट्रांग होगा कि आपके कंटेंटमेंट लेवल का हाइप देख रहा हूँ, इतने तृप्त लोग हैं तभी जाके आपके द्वारा इतने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। क्योंकि मैंने खुद ने बेनिफिट किया, मेरी फैमिली में बेनिफिट किया कि हम, इवन मेरे पास कोई आते हैं, शिवांगी जी को कुछ परेशानी घर में हुई, मैंने कहा डॉक्टर मोहित जी को फोन करो। फॉर डॉक्टर मोहित जी ऐसे नहीं कि ये तो वॉलंटियर है, टीचर है या आर्ट ऑफ लिंक किया हुआ नहीं है, ही नेवर जज लाइक दिस कि एक किसी भी बंदे का फोन गया हो जिसने मान लो जो कोर्स आर्ट ऑफ लिंक से भी नहीं है, इनसे संबंध में भी संपर्क में ना हो, उनको भी उन्होंने वैसे ही गाइड किया।
It's good, na? Yes. So everyone should do. He is going to take online meditation and breath workshop on 24th of December. आप सब लोग जरूर से जाएं, रिपीट करें इनके साथ, क्योंकि ये कोविड जो हुआ है ना, उसके साथ उस दौरान हमारे साथ ऐसे डॉक्टर साथ में, इवन डॉक्टर नीरज जी हमारे साथ हैं, गेस्टो के, फोर्टिस के. ही इज ऑल्सो विद अस. डॉक्टर साहब नमस्कार. ही इज ऑल्सो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर जो फोर्टिस में हैं. ये सब डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आप सोच नहीं सकते. दे आर सो, मतलब बाय हार्ट दे आर एक्चुअली डॉक्टर, एंड दे आर डिवोटी ऑल्सो. They want everyone to be happy around them. So Neeraj ji want to share something? हाँ, थोड़ा एक ब्रीफ में इनका भी हम शेयरिंग सुनते हैं, फिर हम जाएंगे. बीच में लेफ्ट नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट. हमारे साथ इतने तीनों को हमें उसमें ले लीजिए आप, शिवांगी जी. Good afternoon, Bhaiya. Thank you so much and regards. Mahesh Bhaiya has been my teacher for almost last 15 years. And Mohit is definitely, I always say that he's a rare blend of doctor and spirituality, and he's doing really great work. और जो भी इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की कोविड के बारे में, आई थिंक ये हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को भी नहीं है जो इतने कम टाइम में इन्होंने आपको प्रोवाइड कराई है. तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इम्यूनिटी अभी तक दो तरीके की होती थी, एक्टिव, अक्वायर्ड, बट अभी तीसरी इम्यूनिटी भी है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इम्यूनिटी. और उसी की बात यहाँ पे डॉक्टर मोहित कर रहे हैं, जिसे सुदर्शन क्रिया पद्म साधना के थ्रू हम अक्वायर कर सकते हैं. और देयर हैव बीन स्टडीज प्रूविंग द बेनिफिट ऑफ दिस. तो इसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई डाउट बचा हो कि ये नहीं करना है. और स्टडीज ये भी हो रही जो कर रहे हैं जल्दी रिकवर हो, जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया. एंड आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन रिमेन्स कि जिन लोगों ने नहीं किया उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करके ना अपने आप को, वैक्सीन तो बाद में आएगी बट स्पिरिचुअल वैक्सीन पहले लगा लेनी चाहिए सबको. सो आई थिंक ऑल शुड जॉइन दिस कोर्स. ग्रेट वर्क डॉक्टर मोहित. हाँ जी. हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहित जी, डॉक्टर नीरज जी, शिवांगी, मुदीर फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट. एंड थैंक यू ऑल. आप सब लोग आए तो इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाया. आप जानते हो, हमने सोचा हम 500 लोगों का लिंक लेते हैं, फिर सोचा 100 का ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा फेसबुक लाइव पर कितने लोग और जुड़े हुए हैं. इसमें आप देख रहे थे 100 के आसपास ही चल रहा था. एंड हमने इमीडिएटली फेसबुक लाइव भी कर दिया था इसको डॉक्टर साहब आफ्टर 15-20 मिनट्स, कि कोई मिस नहीं हो जाए. एंड लॉट्स ऑफ पीपल गॉट बेनिफिटेड इन दिस लाइव प्रोग्राम ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी मच. आप सब लोग आइए, ऐसे इवेंट हम बार बार करेंगे. आप सब लोग आते रहना. और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज हो, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर कहीं भी हो, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वी आर हैविंग मेनी टीचर अराउंड दिस वर्ल्ड, सो यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल कनेक्ट to the courses and all this thing. ठीक है, कंप्लीट करें डॉक्टर साहब. any last word you want to share? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अभी एक आया आर्ट ऑफ लिविंग टीचर विद इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी इन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, वुड लाइक टू टॉक. क्योंकि अभी रिसर्च एक सुदर्शन क्रिया पे मेरा रिसर्च है, उसको आप गूगल पे फाइंड कर सकते हैं. बट और भी अगर फर्दर रिसर्चेस है तो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल द थिंग्स, और अपन कर सकते हैं उस पर काम. So I will share my number 9414223050. आप लिख सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है प्लस कॉलिंग नंबर है. तो इस कॉलिंग नंबर में यूजुअली शाम को 5 बजे बाद तो उठ जाता है, अदरवाइज वो ऑपरेशन थिएटर का रहता है तो मैं नहीं बात कर पाता हूँ. बट अगर मेरा कोई उसमें सेव्ड नंबर है तो आई विल डेफिनेटली कॉल बैक, चाहे रात को 10 बजे कॉल करो. ये गुरु कृपा ही है कि इतनी ऊर्जा आई जाती है कि जो आपसे बात करना चाहता है उससे आप बात करिए, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन खाली बात करने से ही हो जाते हैं. जैसे अभी महेश भैया ने बताया कि बहुत सारे लोगों का इलाज बात करने से ही हो गया. तो अगेन आई एम टेलिंग माय नंबर 9414223050. और ये नंबर आप सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑल द रेफरेंसेस, क्योंकि WHO के रेफरेंसेस भी मैंने बहुत सारे रखे थे, बट अभी 1 घंटे में सारी चीज़ों को अपन कंपाइल कर लें, इतना बहुत है. बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स के साथ जोड़ के जबरदस्ती उनको अपन, अब कि भाई दुनिया ऐसा कहती है आप ऐसा मान लो. मैं ये कहता हूँ जो आपका दिल कहता है वो मान लो,
It's a very simple thing. बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। तो ये नॉर्मली हम जैसे ना कुछ लोग ये भी मांग रहे थे फेसबुक का भी वो लिंक शेयर कर दीजिएगा, और ये रिकॉर्डेड कैसे मिलेगा डॉक्टर साहब, ये भी आपके उसमें मिल जाएगा ना? हम हाँ, मेरे को है ना फेसबुक का, तो मुझे मेरा लिंक, या इसमें मैं भी डलवा दूंगा उसमें पेज पर, और आपके उसमें भी डलवा देंगे मेरा हम। यूट्यूब चैनल जरूर है। यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब डॉक्टर मोहित शर्मा, ऐसा हाँ करके यूट्यूब पे आप डालेंगे तो यू विल फाइंड। मैं उसी पे इसको डाल दूंगा। हाँ, और उसमें डाल दीजिए, और मैं I'm sure. फेसबुक वगैरह पर डलवा देता हूँ, सब जगह डाल देंगे हम। एवरीवन विल गेट बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोहित जी। थैंक यू नीरज भैया, अल्टीमेटली आप ही आए, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक भैया इज देयर, ही इज वेरी सीनियर टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, एंड मेनी अदर टीचर्स आर देयर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ब्रिजमोहन जी मेरे अंकल जी भी ज्वाइन किए हैं। अरे वाह, नमस्कार, प्रणाम आपको। अरे वाह, ठीक है, थैंक यू ऑल, है ना? ओके। Thank you. Thank you, Shivangi. Thank you, Mudit, Ashok. Yeah.